चलिए तो हम आज शुरू कर रहे हैं सीओए की यूनिट 5। सीओए की यूनिट 5 में पहला टॉपिक है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस हमारे कौन से होते हैं? जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर या फिर सीपीयू के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, कुछ जिनकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो होते हैं हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस। बेसिकली ये दो डेफिनेशन में आपको पेरिफेरल डिवाइसेस कवर हो जाता है। इसके बाद आपको इनके बारे में ही आगे थोड़ा पढ़ना पड़ता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है? जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस और जो कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू, उनको कहते हैं हम आपका इंटरफेस। जैसे कि ये एक आपका कीबोर्ड है, ये एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। ये आपका सीपीयू से कनेक्टेड है। सीपीयू आपका प्रोसेसर जिससे कनेक्टेड है, वो एक इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है, जो हमें क्या करता है, बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करता है आपके कीबोर्ड को और प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए। उसे हम कहते हैं इंटरफेस। अब आता है हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी इंटरफेस की। ठीक है, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और जो हमारे सीपीयू में होती है, जो मेमोरी होती है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है ना, डिफरेंस की, मतलब जो इनकी स्पीड होती है, सिग्नल होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए इनका रिक्वायरमेंट होता है इंटरफेस का। ठीक है, जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है सीपीयू का, वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमें नीड होती है। अभी आप सिंक्रोनाइजेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा फॉर्मेट ऑफ अ इनपुट आउटपुट डिवाइस आर डिफरेंट। जो डाटा फॉर्मेट होता है ना इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो अलग होता है बाकी उनसे, सीपीयू एंड मेमोरी से। ठीक है, जो ऑपरेटिंग मोड होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड सो ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस मस्ट बी कंट्रोल। जो मतलब इनका ऑपरेटिंग मोड जो होते हैं इनपुट आउटपुट का, वो अलग होते हैं एक दूसरे से। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसकी वजह से डिस्टर्ब ना करें एक दूसरे के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते टाइम पे। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हमने मतलब इंटरफेस का एग्जांपल बना रखा है। ये डाटा बस है, ये हमारी कंट्रोल लाइन आ जाएगी, ये हमारा एक पोर्ट होता है, पोर्ट ए रजिस्टर, यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए डाटा का होगा। ये हमारा सीपीयू है, ये इधर सीपीयू इन सबसे कनेक्टेड होगा आगे का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये उसको चिप्स को सिलेक्ट करने के लिए टेबल थी, इतना डेट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम करते हैं इनपुट आउटपुट कमांड क्या होती है। जो हम इनपुट आउटपुट कमांड देते हैं वो क्या होती है? व्हेन एन एड्रेस इज इन द एड्रेस लाइन, जब एड्रेस जो होता है एड्रेस लाइन में होता है, एट द सेम टाइम जो प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन कोड इन अ कंट्रोल लाइन विच इज रेफर टू बी एज अ इनपुट आउटपुट कमांड। अब बेसिकली जो कमांड दिया है एड्रेस लाइन के ऊपर कि हमें ये काम वहां से वहां करना है, ये होती है हमारी इनपुट आउटपुट कमांड्स। ठीक है, ये 4 तरीके की कमांड होती हैं: कंट्रोल कमांड, स्टेटस कमांड, आउटपुट डाटा कमांड, इनपुट डाटा कमांड। कंट्रोल कमांड का क्या होता है? इट इशूड टू एक्टिवेट द पेरिफेरल एंड इन्फॉर्म इट व्हाट टू डू। ये क्या करती है? इनको जब कमांड इशू होती है तो इनको मतलब पेरिफेरल को बताया जाता है कि तुम एक्टिवेट हो रहे हो, और इनको इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें क्या काम करना है। स्टेटस कमांड जो होता है, जो मतलब टेस्ट करती है, वेरियस स्टेटस बताती है और कंडीशन बताती है कि हमारा कमांड दे रखी है उसका स्टेटस क्या है। आउटपुट डाटा कमांड, नाम से पता चला होगा, जो आउटपुट क्रिएट करता है। इट कॉज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर। जो भी हमारा काम होता है ना, उसको इंटरफेस को रिस्पॉन्स करना होता है और ट्रांसफर करना होता है जो हमारा रजिस्टर है उसके अंदर। रजिस्टर आपको पता है एक छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, इनपुट डाटा कमांड क्या? इट्स अपोजिट ऑफ द डाटा आउटपुट। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इसमें आउटपुट देता है तो इसमें इनपुट मिलता है इसको। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे के फर्दर टॉपिक पे। इसमें अब हमारा आता है आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट वर्सेस मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है? इन आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट द एड्रेस एंड डाटा बसेस आर कॉमन बट कंट्रोल बस आर डिफरेंट। कंट्रोल बस जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर मेमोरी इट हैज मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। इसके पास मेमोरी रीड और मेमोरी राइट होती है कंट्रोल लाइन। फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस इट हैज सेपरेट इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट कंट्रोल लाइन। देखो इसके पास बेसिकली क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट दोनों कमांड अलग होती है। इनपुट आउटपुट वो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट भी अलग होती है इनके लिए। और यही मेमोरी मैप्ड में आप आ जाओगे तो मेमोरी मैप्ड में क्या होता है, यही कंट्रोल बस के अंदर यही लाइन सारी इनबिल्ट कर दी जाती है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डाटा बस है सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट के लिए, एड्रेस बस है मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। यहाँ पे डाटा बस, एड्रेस बस, जो लेकिन मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट राइट और मेमोरी राइट जो था वो कंट्रोल बस के अंदर आ जाता है इसमें। ठीक है,
ये एक इनका छोटा सा डिफरेंस है जो मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। सम एड्रेस स्पेस ऑफ मेमोरी, सम एड्रेस स्पेस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके अंदर कुछ मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है, सेम होता है, सॉरी सेम लिखा हुआ है वो, सेम मेमोरी एड्रेस स्पेस। इसके क्या होता है, 2 सेपरेट एड्रेस स्पेसेस। इनके 2 सेपरेट एड्रेस स्पेसेस होती है इनपुट आउटपुट के लिए। अभी मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट रीड अलग अलग होती है, उसके लिए ये करती है सेम इंस्ट्रक्शन यूज करती है। इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी सेम इंस्ट्रक्शंस का यूज करती है। यूज सेम कमांड, सेपरेट कमांड्स फॉर मेमोरी ऑपरेशन और डिफरेंट कमांड फॉर इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट के लिए दोनों के लिए अलग अलग कमांड्स यूज करती है। इसमें इनपुट मतलब मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए एक ही कमांड यूज होती है और ऑपरेशन जो भी कहें उसे हम एक ही होता है। वन सेट ऑफ रीड एंड राइट सिग्नल फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। इनके लिए एक ही सेट है जिसमें रीड और राइट दोनों का काम ये करवा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सेट होता है जिसमें अलग रीड था अलग राइट था, ठीक है। मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट इज लेस एफिशिएंट, ये लेस एफिशिएंट होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है। हम अपने आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है उसका फंक्शंस क्या होते हैं, देखो कंट्रोल एंड टाइमिंग, ये उसके फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के। कंट्रोल एंड टाइमिंग, प्रोसेसर कम्युनिकेशन, डिवाइस कम्युनिकेशन, डाटा बफरिंग एंड एरर डिडक्शन। देखो ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस आपके 2 तरीके के होते हैं, पैरेलल और सीरियल, ठीक है। ये आपका पैरेलल इनपुट, देखो टू द सिस्टम बस, सिस्टम बस के लिए जा रहा है और पेरिफेरल के लिए निकल रहा है। जो लाइन आ रही है वो निकल रही है, जो आ रही है वो निकल रही है, जो आ रही है वो निकल रही है। ये बफर है हमारा, ठीक है। और आते हैं हम सीरियल वाले में। सीरियल वाले में क्या होता है, देखो एक साथ कितने सारे इनपुट आ रहे हैं बट हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी स्लो लाइन होती है, ओके। डाटा ट्रांसफर 2 तरीके के होते हैं, पैरेलल एंड सीरियल, ठीक है। सीरियल हमारे 2 तरीके के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब मैं आपको बताता हूँ सिंक्रोनस क्या होते हैं। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर क्या होती है, इट रिक्वायर्ड इन द इंटरफेस शेयर अ कॉमन क्लॉक विद द सीपीयू। ये क्या करते हैं, एक कॉमन क्लॉक होती है सीपीयू के साथ यूज करते हैं। रजिस्टर्ड द ट्रांसफर बिटवीन 2 यूनिट इज सेड टू बी अ सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। बेसिकली देखो सीपीयू होगा, ठीक है, एक सीपीयू, इसके अंदर ही 2 क्लॉक होंगी जो एक ही क्लॉक मतलब उसी क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तभी शेयरिंग करेंगे उस क्लॉक के बेसिस पे। कॉमन एक ही घड़ी का यूज करके वो काम करेंगे। क्लॉक बेसिकली यहाँ पे घड़ी मतलब नहीं है, लेकिन एक टर्म होती है कंप्यूटर्स में, उसके लिए होता है। अब एसिंक्रोनस में आ जाओ, यहाँ पे दोनों 2 सीपीयू अलग अलग होंगे, दोनों के पास अलग अलग अपनी अपनी क्लॉक होगी, उसके बेसिस पे ये काम करेंगे। 2 इंडिपेंडेंट यूनिट यूज देयर ओन इंटरनल क्लॉक, वो अपनी अलग अलग इंटरनल क्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। दिस इंडिपेंडेंट यूनिट डज नॉट मेक यूज ऑफ कॉमन क्लॉक, ये कभी कॉमन क्लॉक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एसिंक्रोनस के टाइप पे। एसिंक्रोनस के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक स्ट्रोब कंट्रोल और एक हैंडशेकिंग, ठीक है। स्ट्रोब कंट्रोल हमारा क्या होता है, स्ट्रोब कंट्रोल मेथड ऑफ एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर एम्प्लॉयज सिग्नल कंट्रोल लाइन टू लाइन ईच ट्रांसफर। देखो कुछ नहीं होता, फालतू का बकवास है। स्ट्रोब कंट्रोल में बी एक्टिव बाय आइदर द सोर्स और अ डेस्टिनेशन यूनिट। ये देखो कहीं से भी एक्टिव हो सकती है, सोर्स यूनिट से या फिर डेस्टिनेशन यूनिट से। बेसिकली डाटा ट्रांसफर से पता चल रहा होगा आपको, ट्रांसफरिंग करनी है हमें डाटा का, ठीक है। इसमें वही होता है जो हमें क्या करता है, सिग्नल कंट्रोल लाइन टू लाइन ईच ट्रांसफर करता है, पहले ट्रांसफरिंग में करने की कोशिश करता है, ठीक है। स्ट्रोब is a single line that inform the destination unit when a valid data word is available in the bus or not। देखो इसका ये डायग्राम है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रोब कंट्रोल में क्या होता है, ये होती है सोर्स यूनिट, ये होती है डेस्टिनेशन यूनिट। अब यहाँ से सोर्स यूनिट ने डाटा भेजना चाहा डाटा बस के थ्रू, डाटा भेज दिया, फिर उसके बाद स्ट्रोब सिग्नल जनरेट कर दिया। स्ट्रोब सिग्नल जिससे डाटा बस से डेस्टिनेशन के पास डाटा पहुंच गया, लेकिन सोर्स यूनिट को पता नहीं चला ना स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करने के बाद भी कि उसके पास डाटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करने में थोड़ा टाइमिंग गैप होता है, तो इसका हमने टाइमिंग डायग्राम बनाया। देखो डाटा ये जा रही, डाटा हमारा पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो इसके और इसके बीच में डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रोब सिग्नल हमारे लेट पहुंचे हैं। अब सोर्स यूनिट को तो ये नहीं पता कि डाटा पहुंचा नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन पे, और क्या कहते हैं जो स्ट्रोब सिग्नल है वो हमें सही मतलब डेस्टिनेशन के पास पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, ठीक है। अभी इसमें इसका डिसएडवांटेज भी होता है। इन स्ट्रोब सिस्टम द सोर्स यूनिट दैट इनिशिएट द ट्रांसफर हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर द डेस्टिनेशन यूनिट हैज एक्चुअल रिसीव द डाटा आइटम और नॉट। डिसएडवांटेज यही है, जो डेस्टिनेशन यूनिट है उसके पास डाटा पहुंच गया या नहीं पहुंचा, ये सोर्स यूनिट को पता नहीं चलता, ठीक है। अब इसी के लिए हमने क्या कर दिया, फिर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड यूनिट कर दिया इसी में।
स्टॉप के अंदर ही डेस्टिनेशन इनिशिएट कर दिया। अब क्या होगा, सोर्स यूनिट ये रहा, अब डाटा बस यहाँ से जाए, मतलब डेस्टिनेशन ये रहा। डेस्टिनेशन को कभी भी डाटा की नीड होगी तो वो पहले स्टॉप सिग्नल को जनरेट कर देगा, जिससे सोर्स यूनिट को पता चल गया कि इसको डाटा की नीड है, तो ये डाटा बस इनेबल कर देगा। डाटा बस इनेबल करके वो डाटा भेज देगा। डेस्टिनेशन के पास डाटा पहुंच गया, लेकिन सोर्स यूनिट को पता ही नहीं चला कि डाटा पहुंच गया। तो ये क्या होती है, देखो डाटा बस की ये लाइन है, ठीक है। ये तो लेकिन पहले हमारा क्या जनरेट होगा, इस बार स्टॉप जनरेट होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन यूनिट ने करा, तो स्टॉप जनरेट हुआ, स्टॉप गया, स्टॉप एक्टिवेट हो गया, ये समझ को लो पहुंच गया। तो स्टॉप के बाद ही तो हमारा डाटा वैलिड हुआ है, डाटा एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि हमने स्टॉप के बाद ही डाटा स्टार्ट किया है भेजना, क्योंकि स्टॉप ने तो सोर्स यूनिट को बताया, तो यहाँ से डाटा स्टार्ट हो गया। ये इसके थोड़े थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे हैंड शेकिंग। ये भी हमारा दूसरा मेथड है, जो हमारा जैसे कि ये स्टॉप था ना, उसी का ही सेम पार्ट होता है। इसमें डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं। इसके अंदर हमारी क्या होती है, एक डाटा एक्सेप्टेड लाइन और जुड़ जाती है। देखो अब जैसे सोर्स यूनिट है, ये डाटा बस से डाटा गया, इसने कर दिया डाटा वैलिड के, डाटा बस के ऊपर डाटा वैलिड है, ठीक है। ये दोनों पहुंच जाते हैं अगर, तो जैसे ही पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन यूनिट क्या वो बता देती है कि डाटा एक्सेप्ट हो चुका है, डाटा हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखो ये डाटा बस, पहले हमने डाटा भेजा, उसके बाद हमने डाटा वैलिड, दोनों के बीच में डिफरेंस है, डाटा वैलिड हमने स्टार्ट करी। अब डाटा पहुंचने के बाद उसने हमारे पास डेस्टिनेशन ने उसका एक्सेप्टेशन का भेजा है, तो एक कितना गैप ज्यादा गैप दिखाया है हमने, ठीक है। अब यही इसको हम उल्टा करें, अगर डेस्टिनेशन यूनिट से हमें स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो डेस्टिनेशन यूनिट ने क्या कहा कि मैं डाटा लेने के लिए रेडी हूं, तो उसने डाटा लेने के लिए रेडी, उसने सिग्नल भेज दिया, फिर सोर्स यूनिट के पास पहुंचा, सोर्स यूनिट ने डाटा भेज दिया, वैलिड डाटा भेज दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या एक्टिव हुआ था, रेडी फॉर डाटा। रेडी फॉर डाटा हमारे पास एक्टिव हुआ, सबसे पहले वो एक्टिव किया, फिर हमने डाटा बस एक्टिवेट करी, और डाटा वैलिड थोड़ा सा गैप आना था, वो थोड़ा सा हल्का सा रह गया है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा ये डायग्राम के थ्रू है, डायग्राम के थ्रू देख लो क्या है इसमें। देखो ये हमारा डिसेबल डाटा वैलिड, एक्सेप्ट डाटा एंड इनेबल डाटा एक्सेप्ट, डिसेबल डाटा एक्सेप्ट, ठीक है। प्लेस डाटा ऑन डाटा बस एंड एनेबल अ पाथ। तो डाटा बस हमने डाटा प्लेस किया डाटा बस पे और एनेबल कर दिया पाथ को, ये यहाँ पहुंचा, डाटा एक्सेप्ट हुआ तो उसने एनेबल कर दिया डाटा एक्सेप्ट पहुंच गया। तो अब क्या होगा, जो डाटा इसके साथ डाटा वैलिड भी एक्टिवेट था, तो डाटा वैलिड को क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, ठीक है। अब जो सोर्स डेस्टिनेशन थी, इसने बोला था डाटा एक्सेप्टेड, भेजी थी सिग्नल, अब वो डाटा एक्सेप्टेड लाइन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिससे कि सोर्स यूनिट को पता चल गया कि हाँ उसके पास डाटा पहुंच चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, क्लॉक का यूज नहीं होता है। इन एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन इज सेंड ओनली, बाइनरी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है व्हेन इट इज अवेलेबल एंड द लाइन रिसीव आइडियल, जो लाइन होती है वो रिसीव करती है आइडियल को। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड नहीं होती है। अब इसमें देखो क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर हैज देयर ओन क्लॉक, दोनों अपनी अपनी घड़ी का यूज करते हैं, एंड सेंड देयर क्लॉक वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, दोनों अलग अलग करते हैं। जैसे कि एक है यूएसए में, एक है इंडिया में, तो दोनों अपनी अपनी क्लॉक के बेसिस पे काम करके डाटा ट्रांसमिट करते हैं। द ट्रांसमिशन प्रोसेस आर एज फॉलोज, ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, देखो कैसे होता है। व्हेन अ कैरेक्टर इज नॉट बीइंग सेंट, जब कैरेक्टर भेजा नहीं जाता, द लाइन इज एक्सेप्टेड इन अ फर्स्ट स्टेट, जो लाइन क्या होगी, फर्स्ट स्टेट में एक्सेप्ट हो जाएगी। द इनिशिएशन ऑफ अ कैरेक्टर ट्रांसमिशन इज डिडक्टेड, जो ट्रांसमिशन का जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन है वो डिडक्ट होता है फ्रॉम द स्टार्ट बिट विच इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। जब भी हमारा इनिशिएट होगा ना ट्रांसमिशन करना, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। द कैरेक्टर बिट ऑलवेज फॉलो द स्टार्ट बिट, जो कैरेक्टर बिट होगी ना वो हमेशा फॉलो करेगी स्टार्ट बिट को। स्टार्ट बिट कौन सी है, जीरो है। आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड, जब लास्ट बिट होगी ना कैरेक्टर की ट्रांसमिट होगी, अ स्टॉप बिट इज डिडक्टेड, एक स्टॉप बिट डिटेक्ट करेंगे हम, जो हमेशा हमारी क्या होगी, 1 होगी। मतलब स्टार्ट बिट हमारी हमेशा 0 और फर्स्ट बिट हमारी हमेशा 1। अब जैसे कि ये देखो, स्टार्ट बिट यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया जीरो से स्टार्ट किया। अब 1 पे जाना है तो हाई जाएगा, 1 पे गए हाई, फिर लो 0 पे आएगा तो लो, हाई पे गए, फिर 1 0 1 1 चलता रहा, फिर 0 0। जैसे ही 1 होगा, मतलब लास्ट बिट जैसे भी डिटेक्ट करेगा 1 वाली, तो वो स्टॉप हो जाएगा। ये 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट, ठीक है। तो ये 8 बिट के कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें आता है हमारा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इंटरफेस, और क्या कहते हैं इसे, UARI, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये एक छोटा सा इंटरफेस डायग्राम है जो बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, फिर भी आप देख लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, सेम उसी टाइप है, बस यहाँ पे
कुछ ट्रांसमिशन रिसीवर जम गए हैं। ये बस बफर है हमारा, जिसमें हमारे बसेस डाटा बसेस बाई डायरेक्शनल होता है। ये पहली बात तो डाटा बस से हमारे सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। ये ट्रांसमिशन रजिस्टर है और ये शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर का काम आपको सेकंड यूनिट में बताया जाएगा, अभी सेकंड यूनिट आपकी आएगी, वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांसमिट कंट्रोल एंड क्लॉक है, ठीक। ये स्टेटस रजिस्टर है, रिसीवर कंट्रोल क्लॉक है, रिसीवर रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली शिफ्टिंग का काम करता है और कुछ नहीं करता। ये हमारी इंटरनल बस है। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल यहाँ से जनरेट होते हैं, इनका हमें कौन सा काम करना है वो यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। ये उसी के लिए टेबल है थोड़ी सी, जो हमारे काम होंगे 001 पे तो WR होगा, तो हमारा ट्रांसमिशन रजिस्टर पे काम होगा, ठीक है। ये जनरली आप खुद बना सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है सब। अब आते हैं हमारे डाटा ट्रांसफर बिटवीन, ये हमारे 3 मोड ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है। ये क्या है, डाटा ट्रांसफर बिटवीन अ सेंट्रल कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बी हैंडल इन अ वेराइटीज ऑफ मोड। ये बहुत ही वेराइटीज ऑफ मोड में हैंडल करते हैं। तो पहला होता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, तीसरा इनिशियल इनपुट आउटपुट, तीसरा है DMA, ठीक है। तो देखो फ्लो चार्ट के थ्रू समझो आप, फ्लो चार्ट के थ्रू दोनों इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इसमें क्या होता है, पहले हम इशू करते हैं रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो इशू किसको हुई, CPU को हुई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, CPU ने आगे भेज दिया रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। स्टेटस भेजेगा, जो भी रीड कमांड उसने इशू करी है इनपुट आउटपुट को, वो स्टेटस चेक करेगा उसका। तो इनपुट आउटपुट और CPU का इसमें इंडल्ज होगा बहुत ज्यादा, फिर से इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब वो जो स्टेटस दे जाए तो स्टेटस को चेक भी करेगा, अगर एरर होती है तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर रेडी होता है तो वो आगे जाएगा, और अगर नहीं रेडी होता तो हम फिर से लूप में आएंगे, फिर से लूप में आएंगे तो फिर से चेक होगा, CPU का रिक्वायरमेंट हमें फिर से पड़ेगी, ठीक है। अगर वो रेडी होता है, रीड वर्ड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, वो वर्ड रीड कर सकता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, तो क्या करेगा, फिर से हमारा इसमें CPU का इन्वॉल्वमेंट होगा, CPU और इनपुट आउटपुट का, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वर्ड रीड कर लेगा तो क्या करेगा, राइट करेगा मेमोरी में। मेमोरी में राइट करने के लिए भी हमारा CPU में इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब वो चेक करेगा डन हुआ या नहीं, डन हो गया तो यस हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अगर वो डन नहीं होता है तो फिर से हमारा वापस जाएगा स्टार्टिंग में, फिर से हमारा इशू रीड कमांड पे जाके चेक करेगा। अब देखो इसमें तुम्हारा CPU का यूज 1 2, फिर एक बार लूप चल जाए 3 4 5, अगर लूप चल जाए 5 6 7 8 9 बार CPU का यूज हो रहा है। तो ये हमारा ड्रॉबैक था प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का। इसलिए हमें CPU का रोल कम करने के लिए हमने क्या करा, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट हमने बनाया। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट डायग्राम सेम है, बस क्या होता है यहाँ पे जो हमारा CPU काम देता है ना इनपुट आउटपुट को, ये रीड स्टेटस वगैरह का, ये हमारा काम चला जाता है इंटरप्ट के थ्रू। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, CPU ने इनपुट आउटपुट को कमांड दी, इशू कमांड जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने भेजा उनसे रीड करे, ठीक है। अब CPU क्या करने चला, कुछ और करने चला गया, कुछ और बाकी का काम जो भी उसके पास होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटरप्ट आएगा। इंटरप्ट चेक करेगा, जब तक वो क्या हो जाता है, वो स्टेटस चेक नहीं होता। तो यहाँ पे जो लूप का काम था वो लूप का काम खत्म हो गया। अब इंटरप्ट ही काम करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक जो हमारा स्टेटस है वो यस में कन्वर्ट ना हो, रेडी ना हो। जैसे ही वो रेडी होगा, इंटरप्ट का काम हट जाएगा और जो इनपुट आउटपुट का है वो CPU के पास चला जाएगा। बाकी पूरा डायग्राम सब सेम है, सारे स्टेप सेम है, बस यहाँ पे एक इंटरप्ट आके जो लूपिंग का काम है वो कम कर देता है। अब आते हैं DMA, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक तरीके से छोटा सा CPU बना देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा CPU हमारा रीड राइट एड्रेस डाटा, ये हमारी रैम रीड राइट एड्रेस डाटा, ठीक है। ये हमारा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, ये हमारा DMA कंट्रोलर होता है जहां हमने सब कुछ बनाया। ये एड्रेस रजिस्टर है, वर्ड काउंट रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर है, ये डाटा सिलेक्ट है, रजिस्टर सिलेक्ट है, BR है, बस रिक्वेस्ट फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, ये बस ग्रांट, ये इंटरप्ट होता है, ये रीड राइट एड्रेस डाटा, ठीक है। CPU से हमारा क्या निकलता है, इंटरप्ट, बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट। अब इंटरप्ट से इंटरप्ट कनेक्ट कर दो इसके, ठीक है। पूरा डायग्राम एक बार में देखते हैं। इसके इंटरप्ट को इससे इंटरप्ट कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बस रिक्वेस्ट को इसके बस रिक्वेस्ट से कनेक्ट कराया मैंने, इसके बस ग्रांट को इसके बस ग्रांट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। CPU बस ग्रांट का सिग्नल भेजेगा DMA को, तो इसलिए मैंने एरो इस तरफ बनाया है, और बस रिक्वेस्ट ये भेजेगी कि मुझे बस की रिक्वेस्ट दे दो, तो इसलिए हमने एरो CPU की तरफ बनाया है। यही इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा, इसलिए यहाँ से हमारा इंटरप्ट सिग्नल गया है, ठीक है। अब रीड राइट को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, सारे राइट को, सारे एड्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो DMA रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ से गई DMA रिक्वेस्ट इसके पास। अब जब DMA के पास रिक्वेस्ट आई है इनपुट आउटपुट से, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट से भेजेगा CPU के पास कमांड। CPU के पास कमांड जाएगी इंटरप्ट के थ्रू कि उसे बस रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से इंटरप्ट जाएगा और बस रिक्वेस्ट, मतलब इस CPU को पता चल गया कि DMA के पास कुछ काम आया है,
ठीक है, अब बस रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से डीएमए से कि इसके पास कि मुझे ये काम करना है, उसका वो काम, उसके लिए बस रिक्वेस्ट चाहिए। अब यहाँ से बस ग्रांट सिग्नल जाएगा डीएमए के पास। ठीक है, अब जो सीपीयू का काम और है, इंटरप्ट के थ्रू उसके पास ये आया कि कौन कौन सा काम आया है, तो वो उसके साथ उसका कमांड, रीड राइट की कमांड और एड्रेस जनरेट करके और जो डाटा उसे इनपुट कराना है वो इधर दे देगा, इन पॉइंट्स पे पहुंचा देगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे जो भी काम होना है इधर से निकलेगा डाटा सारा, मतलब अब इसके पास तो बस ग्रांट आ चुका है। ठीक है, तो वो पहले तो एड्रेस लाइन से एड्रेस सेलेक्ट करेगा, जो यहाँ से एड्रेस आया वो एड्रेस सेलेक्ट करेगा, जो जो एड्रेस आया है। ठीक है, अब यहाँ से वापस वो एड्रेस जाएगा रैम के पास, रैम में जो एड्रेस होगा वहां से रीड राइट कमांड होगी। जैसे अब रीड का डाटा यहाँ से जाएगा और रीड में जाके रैम में जाके रीड होगा, रैम में जाके राइट हो जाएगा। अगर रीड करना है, राइट करना है, जो करना है वो काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी काम डन होने के बाद ये डीएमए एक्नॉलेजमेंट है, वापस जाके फेरिफेरल को बता दे, मतलब डीएमए एक्नॉलेजमेंट के थ्रू वापस जाके इनपुट आउटपुट को पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा एक छोटा सा टर्म है बस ट्रांसफर। क्या होता है, मतलब इसको बेसिकली ट्रांसफर इन ब्लॉक कह सकते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द रैम, जो रैम, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसफर करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, जो रैम होती है, मेन मेमोरी होती है, उसी को हम बस ट्रांसफर कह देते हैं। ठीक है, साइकिल स्टीलिंग क्या होती है, व्हेन अ डीएमए अलाउ टू ट्रांसफर वन डाटा वर्ड एट अ टाइम आफ्टर विच इट मस्ट रिटर्न कंट्रोल ऑफ द बस। जो डीएमए होता है वो अलाउ करता है ट्रांसफर वन डाटा वर्ड को, एक डाटा वर्ड को ट्रांसफर करे एक ही टाइम पे, विच इट मस्ट रिटर्न कंट्रोल ऑफ द बस सो द सीपीयू। जो जब उसे कंट्रोल ऑफ द बस, मतलब बस का कंट्रोल जब रिटर्न करना होता है सीपीयू को, जो सीपीयू होता है डिले करता है कुछ ऑपरेशंस में, जिसके वो क्या करता है, वन साइकिल्स अलाउ कर देता है डायरेक्ट मेमोरी को इनपुट आउटपुट टू ट्रांसफर करे, स्टील कर, मतलब जब वो बस की ट्रांसफरिंग करता है तब एक साइकिल स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर पे, मतलब आईओपी कम्युनिकेशन, यही है हमारा। ये एडवांसमेंट होता है डीएमए का। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सीपीयू बना देते हैं छोटा सा, ये सीपीयू बन गया, सीपीयू ने एक आईओपी जनरेट करा, आईओपी को हमारा सबसे कनेक्ट किया, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसके साथ जनरेट करके दे दिया है ये मेमोरी यूनिट। इसको सब चीज का एक्सेस होता है, ये जो भी काम इनपुट आउट पेरिफेरल डिवाइसेस से आएगा ये सारा काम करेगा, मेमोरी में सब कुछ कर देगा, सब कुछ करने के बाद सीपीयू को भेजेगा। इसमें हमारा सीपीयू का रोल ही खत्म हो जाता है, बस एक बार रोल होता है जब ये आईओपी को एक्टिवेट करता है। यही उसकी थ्योरी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आईओपी का कम्युनिकेशन कैसे होता है सीपीयू के साथ, देखो क्या होता है, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन सेंड करी आईओपी पाथ को, इंस्ट्रक्शन भेजी, अब क्या हुआ, ट्रांसफर करता है स्टेटस वर्ड टू मेमोरी, मेमोरी से स्टेटस वर्ड लेके ट्रांसफर करेगा सीपीयू को। इफ स्टेटस इज ओके देन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आईओपी को भेज दी जाती है। अगर ओके है तो इनपुट आउटपुट को भेज दी जाएगी। क्या करता है वो, एक्सेस करता है मेमोरी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के लिए, एक्सेस करेगा मेमोरी को, कंस्ट्रक्ट करेगा इनपुट आउटपुट ट्रांसफर यूजिंग डीएमए प्रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट, डीएमए के हिसाब से वो काम करेगा। फिर क्या करेगा, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंप्लीट कर देगा और इंटरप्ट भेज देगा सीपीयू को, सीपीयू को इंटरप्ट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट आईओपी स्टेटस। सीपीयू ने जो आईओपी की स्टेटस के लिए जनरेट, मतलब आईओपी से एक स्टेटस भी लेगा ना वो, क्या काम के कहाँ तक पहुंचा था, उसने स्टेटस जनरेट किया। अब वो स्टेटस बताएगा ट्रांसफर स्टेटस वर्ड टू अ मेन मेमोरी लोकेशन, मेन मेमोरी में भेज देगा और चेक करेगा वर्ड फ्रॉम द करेक्ट ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, चेक करके कंटिन्यू कर देगा। अगर नहीं होता है यहाँ पे, जैसे कि स्टेटस ओके नहीं होता है, तो सीपीयू कंटिन्यू विद अनदर प्रोग्राम, सीपीयू क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अनदर प्रोग्राम से, और क्या करेगा, रिक्वेस्ट आईओपी के स्टेटस के लिए चेक करेगा, दूसरा प्रोग्राम चेक के फिर चेक करता रहेगा। ठीक है, ये भी इनपुट आउटपुट कमांड में आपको पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं हमारे इंटरप्ट टॉपिक पे। देखो पहले तो आप प्रोग्राम इंटरप्ट जान लीजिए क्या होता है। इट रेफर टू अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम अ करंट यूजिंग प्रोग्राम टू अनदर सर्विस प्रोग्राम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल जनरेटेड रिक्वेस्ट। इंटरप्ट क्या होता है, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोग्राम के बीच में एक रुकावट आ जाती है तो उसे हम कहते हैं इंटरप्ट। ठीक है, तो वही अगर जो रिक्वेस्ट आती है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू है, उसे हम कह देंगे प्रोग्राम इंटरप्ट। ठीक है, अब देखो, कंट्रोल रिटर्न द ओरिजिनल प्रोग्राम आफ्टर अ सर्विस इज एग्जीक्यूटेड। अब जो भी हमारा इंटरप्ट आता है उसके बाद जो हमारा कंट्रोल्स होते हैं हम वापस रिटर्न करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, व्हेन एन इंटरप्ट इज इनिशिएटेड, इंटरप्ट इनिशिएट होता है, स्टेटस ऑफ अ सीपीयू कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड। जो भी सीपीयू के पास कंटेंट का इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव रहती है, जैसे कंटेंट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोलर, प्रोग्राम कंट्रोलर का कंटेंट सेव रहेगा। कंटेंट ऑफ ऑल सीपीयू रजिस्टर, जो भी सीपीयू रजिस्टर के अंदर डाटा है वो सारा सेव रहेगा। कंटेंट स्टेटस बिट कंडीशन, स्टेटस बिट की कंडीशन जो होगी ना
वो हमेशा सेव रहेगी। सीपीयू डज नॉट, जब भी इंटरप्ट आता है क्या क्या होता है ये वो सब बताया जा रहा है। सीपीयू डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एन इंटरप्ट अंटिल एग्जीक्यूशन ऑफ करंट रनिंग इंस्ट्रक्शन एंडेड। जो करंट रनिंग इंस्ट्रक्शन है वो एंड नहीं होती तब तक हमारा सीपीयू इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट के काम पे नहीं इंटरप्ट नहीं करेगा। बिफोर गोइंग टू अ नेक्स्ट फेच साइकिल इट चेक्स फॉर ऑल एन इंटरप्ट सिग्नल। वो सारे इंटरप्ट सिग्नल चेक करेगा इफ देयर इज एन इंटरप्ट, कि वहां कोई इंटरप्ट है या नहीं। अब देखो जब भी इंटरप्ट आएगा तो सबसे पहले क्या काम होगा, सेव करेगा सीपीयू का स्टेटस। जो प्रोग्राम पुराना काम कर रहा था उसका जो होगा स्टेटस वो सेव करेगा। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे था, सीपीयू के रजिस्टर कहाँ पे थे, पीएसडब्ल्यू क्या कहाँ पे था, जो क्या कहते हैं कंटेंट स्टेटस बिट कहाँ पे थी, कहाँ पे सेव करेगा, मेमोरी रजिस्टर के अंदर। अब नया प्रोग्राम काउंटर जनरेट होगा जहाँ कहेगा इंटरप्ट ब्रांच एड्रेस, जो इंटरप्ट ब्रांच एड्रेस करेगा। ठीक है, नया स्टेटस बिट जनरेट होगा, स्टेटस बिट ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्विस प्रोग्राम इज रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। इंटरप्ट खत्म होने के बाद जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शन है सारे वापस कर दिए जाएंगे, सारी चीजें पुरानी वापस कर दी जाएंगी। इस लाइन में वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक इंटरप्ट आता है तो क्या होता है, देखो जैसे ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैंने ये इंस्ट्रक्शन ये सारी इंस्ट्रक्शन करने के बाद आई इंस्ट्रक्शन पे पहुंचता हूं मैं, तो मुझे एक इंटरप्ट मिलता है। तब मेरा काम क्या है, जो सारी पुरानी डिटेल थी प्रोग्राम काउंटर, पीएसडब्ल्यू, सीपीयू रजिस्टर, वो सारी मैं कहीं स्टोर कर दूंगा। स्टोर करने के बाद नई प्रोग्राम काउंटर वगैरह बनाऊंगा, इंटरप्ट को सॉल्व करने जाऊंगा। इंटरप्ट में जितनी इंस्ट्रक्शन है सारी इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के बाद वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, i+1 वाले पे। आई खत्म करने के बाद जाऊंगा इंटरप्ट पे मैं, उसके बाद मैं i+1 प्रोग्राम पे आके फिर से अपना प्रोग्राम सारा जो डाटा था वो सारा डाटा लेके स्टार्ट करने लगूंगा अपना बाकी का पूरा काम। ठीक है, अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। ये मेरी एक उसके लिए क्या कहते हैं एमपी की वीडियो में भी हमारा इंटरप्ट समझा रखे हैं, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट कितने होते हैं, देखो जनरली हम इसमें आपको बताएंगे 3 तरह के, एक्सटर्नल, इंटरनल, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप एमपी में पढ़ेंगे और भी तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी आप सीओए के हिसाब से यही देखिए एक्सटर्नल इंटरप्ट कौन से होते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट आर जनरेटेड बाय एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जनरेट होते हैं बाय अ टाइमिंग डिवाइस फॉर अ सर्किट मॉनिटरिंग द पावर सप्लाई और एनी इंटरनल सोर्स। जैसे कि एक्सटर्नली जो जनरेट करे जा सके, लाइक जैसे कि पावर सप्लाई फेल हो जाना, कोई भी पावर सर्किटिंग में, किसी सर्किटिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाना, घर में अर्थक्वेक आ जाना, ये हमारे सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर डाटा, जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं डाटा ट्रांसफर के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस फिनिश ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, जो ट्रांसफर फिनिश कर दिया इनपुट आउटपुट ने, उसका सिग्नल भेज दिया। टाइमिंग आउट इंटरप्ट इज जनरेट फ्रॉम अ प्रोग्राम दैट गोज इनटू अ एंडलेस लूप, जो भी कोई प्रोग्राम एंडलेस लूप में फंस जाता है उसके लिए। अब आते हैं हमारे इंटरनल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट क्या होते हैं, इंटरनल इंटरप्ट आर जनरेटेड फ्रॉम अ इलीगल और एररनेस यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इलीगली जनरेट हो जाए और एरर के हमारे थ्रू जनरेट हो जाए, जब भी हम प्रोग्रामिंग में एरर करें उसे हम कहते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ट्रैप्स भी कहते हैं। अब देखो कैसे जनरेट होते हैं, ड्यू टू रजिस्टर ओवरफ्लो एरर, रजिस्टर के अंदर हमने बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर दिया, डाटा भर दिया, तो उसकी वजह से। डिवाइडेड बाय जीरो एरर, हम किसी को भी जीरो से डिवाइड करें तो एरर जनरेट होती है, वो एरर। इनवैलिड ऑपरेशन लगा दो हम, वो तो एरर। स्टैक ओवरफ्लो कर जाए हमारा, तो एरर। अब क्या होता है, इंटरनल इंटरप्ट आर सिंक्रोनाइज विद प्रोग्राम। इंटरनल इंटरप्ट होती है ना, वो हमारी प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज होती है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट आर इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिग्नल, ये सिग्नल से क्या कहते हैं इनिशिएट होती है, डेट अकर्ड इन अ हार्डवेयर ऑफ द सीपीयू। इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी हमेशा हार्डवेयर से जनरेट होती है, तो बेसिकली ये हमारा किस में आ सकता है, हार्डवेयर में आ सकता है। अब तीसरा देखो, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। Software interrupt is a special cell instruction that behave like an interrupt rather than a subroutine call। ये क्या करता है, स्पेशल सेल ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बिहेव करेगा कि इंटरप्ट रादर देन अ सब रूटीन कॉल। ये सब रूटीन कॉल की तरह बिहेव करेगा कि हर हफ्ते आ जाती है, जैसे हर हफ्ते आपका अपडेट आता है ना लैपटॉप में, जैसे आपकी विंडोज अपडेट हो रही है, ये उसी तरीके का सब रूटीन कॉल टाइप कह सकते हो उसे आप। यही आपका एक इंटरप्ट है। इट इज इनिशिएटेड बाय एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी उस वजह से आ सकता है, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी उस वजह से आ गया। इट इज यूज्ड बाय अ प्रोग्रामर टू इनिशिएट एन इंटरप्ट, ये प्रोग्रामर के द्वारा इनिशिएट करी जा सकती है। प्रोड्यूस्ड एट अ डिजायर्ड पॉइंट इन अ प्रोग्राम, ये डिजायर्ड पॉइंट पे प्रोड्यूस करी जा सकती है। ठीक है, अब एक आता है हमारा लास्ट, प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट इज अ सॉफ्टवेयर इन विच अ प्रायोरिटी इज established ओवर अ नंबर ऑफ इंटरप्ट। जो प्रायोरिटी होगी वो स्टेब्लिश करी जाएगी ओवर अ नंबर ऑफ इंटरप्ट।
रिक्वेस्टिंग द विच इंटरप्ट टू बी सर्व्ड फर्स्ट। एक नंबर जनरेट करे जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपकी इस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको इस इंटरप्ट को पहले सॉल्व करना है। डिवाइस विद हाई स्पीड ट्रांसफर आर गिवन अ प्रायोरिटी ओवर अ लो स्पीड ट्रांसफर। जिनकी हाई स्पीड होगी उनको पहले प्रायोरिटी दे दी जाएगी, जिनकी लो स्पीड होगी उससे। ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरप्ट द सीपीयू, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे वो इंटरप्ट करेंगे सीपीयू को, द डिवाइस विद अ हाई प्रायोरिटी सर्व्ड फर्स्ट। डिवाइस जो भी हाई प्रायोरिटी की होगी उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेथड आर यूज टू स्टेब्लिश अ प्रायोरिटी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेथड का यूज करके हम प्रायोरिटी स्टेब्लिश करते हैं। ये डेजी चेनिंग प्रायोरिटी मेथड है हमारा इंटरप्ट का। डेजी चेनिंग आपने हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड पड़ता है। देखो ये आपका डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस एन डिवाइसेस कनेक्टेड है। इससे हमारे इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होते हैं। इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू पे जाता है। अब ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको इंटरप्ट मिल जाएगा और वो पहले सॉल्व होगा। अब आता है हमारे पूलिंग मेथड। पूलिंग मेथड में सेम जैसे पूलिंग आपने उसमें पढ़ा था उसी में होता है। ठीक है। ये डिवाइस 0 से 7 डिवाइस हमने अज्यूम कर रखे हैं। 7 डिवाइस हमारे कनेक्टेड है। 7 डिवाइसेस के लिए हमारी ये लाइन जा रही है। ये एक इंटरप्ट लाइन हमने लगा रखी है। अब यहाँ से पूलिंग काउंट होगी, पूलिंग का नंबर जाएगा, उस पूलिंग के बेसिस पे हमारा एक डिवाइस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे ये एक छोटा सा टॉपिक है जो है हमारा वेक्टर इंटरप्ट और नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ये भी हमारे इंटरप्ट के टाइप है तो जनरली पूछ लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारा वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेक्टर नॉन वेक्टर। उसी में देखो वेक्टर के बाद एड्रेस होता है। ठीक है। इसमें एड्रेस पहले से डिफाइन होता है, इसके अंदर एड्रेस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी लोकेशन इसमें फिक्स्ड होती है ट्रांसफर करने के लिए और कंट्रोल के लिए और नॉर्मल एग्जीक्यूशंस के लिए। इसके अंदर फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन नहीं होती है। इसके पास मेमोरी एड्रेस है। जब लोकेशन फिक्स है तो एड्रेस भी इसके पास होगा। इसके पास मेमोरी एड्रेस नहीं होगा। ठीक है। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा लो होगा, इसका रिस्पॉन्स टाइम हाई होगा। ठीक है। ट्रैप जो होता है वो एक एग्जाम्पल है वेक्टर इंटरप्ट का। ये आप और इंटरप्ट जो है नॉन वेक्टर का, ट्रैप और INTR आप दोनों पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं आपकी MP में। थैंक यू। आपकी यही थी यूनिट 5।